आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। स्टूडेंट्स, ये जो है वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक ही आपको याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि हाइगेंस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब कोई भी वेव चलती है, स्पेशली रे की बात हो रही है, रे ऑफ लाइट, तो ये वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। इसका हर एक पॉइंट ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो खुद एक नया सोर्स हो, और अगर वो खुद नया सोर्स है तो यहाँ से सभी दिशाओं में लाइट रेज निकलेंगी फिर। और अगर हम इक्वल टाइम में इन सभी वेवलेट्स पर टेंजेंट ड्रा करें तो हमें मिलेगा पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। और ये सबसे पहले किन्होंने बताया था, वो है हाइगेंस। तो राइट आंसर है हाइगेंस। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर। अर्थात यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसको पहले एयर में किया गया। देन द एंटायर अरेंजमेंट इज ड्रिप्ड इन वाटर, देन व्हाट विल बी हैपन टू इट्स फ्रिंज विड्थ। कह रहा है फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है लैम्डा टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहां की कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन विथ फ्रॉम स्लिट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, यहाँ पर अगर स्क्रीन है तो ये जो डिस्टेंस होती है यही होती है कैपिटल डी, और जो स्लिट के बीच की सेपरेशन है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया एयर में और उसके बाद पूरे के पूरे अपरेटस को डुबा दिया गया पानी में। तो सोचिए, अपरेटस को एज इट इज डुबाया गया है, मतलब ज्यों का त्यों, तो ये जो डी है इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्लिट से स्क्रीन का सेपरेशन सेम है और उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, मींस स्लिट विड्थ तब चेंज होगी जब लैम्डा चेंज हो। अब यही ऑप्शन खाली बचा। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइट रे जो है अब की उसको डेंसर मीडियम मिल रहा है, मतलब मीडियम चेंज हुआ है। और मीडियम चेंज होने से क्या होता है, लाइट की किस चीज पे प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं स्टूडेंट, अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें किसी भी वेव का, तो क्या क्या होता है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इन सब में जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स होती है, अर्थात जो वेव जहां से ओरिजिनेट हुई है, जो सोर्स उसका है, उसी से डिसाइड होती है फ्रीक्वेंसी। अर्थात एक बार सेटअप हो गई तो वो कभी चेंज नहीं की जा सकती। तो फिर आगे और कौन सा ऑप्शन बचा, अगला ऑप्शन है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है ये वैरी कर सकता है मीडियम पे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या आप पढ़े हैं, V इक्वल टू होता है चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, V इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, एंड we also know that the refractive index of any medium is given by mu equal to c by v, so we can write c by nu into lambda। अब यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में देखिए c तो कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम होता है, और फ्रीक्वेंसी भी हमने देखा कि कभी चेंज नहीं हो सकती। सो वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी। अब देखिए यहाँ पर अपरेटस पहले आपका रखा था एयर में और बाद में इसको डुबा दिया गया वाटर में, तो क्या हुआ है, मीडियम कैसा चेंज हुआ है, रेयर से डेंसर, मींस म्यू क्या हुआ है, बढ़ा है, और म्यू बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू घटेगी, और वेवलेंथ अगर घटेगी तो बीटा क्या होगा, कम होगा, अर्थात फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी। तो राइट आंसर क्या है, इट विल डिक्रीज। आइए आगे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m and kinetic energy is given by
डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ लिया है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और उसकी काइनेटिक एनर्जी है E, तो उसकी डिब्राइव वेवलेंथ क्या होगी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डिब्राइव वेवलेंथ एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हर एक पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आपने पढ़ा है कि हर पार्टिकल जो है रेडिएशन मैटर का भी नेचर शो करता है, मैटर रेडिएशन का भी नेचर शो करता है। अगर मैटर रेडिएशन का नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब मैटर एक वेव का नेचर शो कर रहा है, और वेव की स्पेशल एक प्रॉपर्टी होती है वेवलेंथ। अगर कोई वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी ही होगी। तो अगर हम मैटर को कंसिडर कर रहे हैं एज ए वेव, तो उस केस में जो उसकी वेवलेंथ होती है, उस मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है वही कहलाती है डी ब्राई वेवलेंथ, और उसकी वैल्यू होती है h by p, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। तो इस दिए गए प्रश्न में देखिए h तो आपको पता है कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ जो p है डायरेक्टली नहीं दिया गया है। p की जगह पे आपको क्या क्या दिया है, मास और काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यही कोई रिलेशन होना चाहिए इन दोनों में, क्योंकि p चाहिए और मास काइनेटिक एनर्जी दिया है। तो आप जानते ही हैं कि इनके बीच में रिलेशन होता है p इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो डायरेक्ट आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई पी, और p की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2me। तो राइट आंसर देखिए कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। कि बोहर ने जो मॉडल प्रपोज किया एटम के बारे में, उनके हिसाब से h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है। तो आइए एक बार जल्दी से हम लोग समराइज कर ले रहे हैं। बोहर मॉडल में जो है रदरफोर्ड मॉडल के बाद में आया था। रदरफोर्ड में कमियां जो थी उसको इसमें दूर किया गया। बोहर पोस्टुलेट क्या क्या है, पहला है कि in every atom electron revolves around the nucleus without emission of energy, without emission या मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। सेकेंड उन्होंने क्या कहा, while making transition from one state to another, while making transition का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। अभी बात हो रही है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जैसे ये सब ऑर्बिट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे हायर ऑर्बिट से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट में तभी रह सकता है जब उसके लिए अप्रोप्रिएट एनर्जी हो उसके पास। तो अगर वो हायर से लोअर में आ रहा है तो उसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा थी ऊपर ऑर्बिट में। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है मींस एनर्जी का डिफरेंस जो है, मींस सपोज इनिशियल एनर्जी ई था, फाइनल था नीचे आया तो ई फाइनल कम होगा। तो जो डिफरेंस होगा ई आई माइनस ई एफ, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मींस फोटॉन के रूप में बाहर निकाल देगा। और थर्ड बोहर पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन मनमानी कहीं भी जाकर चक्कर नहीं लगाने लगता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं प्लेस पे चक्कर लगा सकता है, इट कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन व्हिच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। अर्थात h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल जितना आता है उन्हीं प्लेसेस पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे यही प्रश्न भी था, देखिए थर्ड ऑप्शन की ही बात कर ही रहा है। तो h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n इक्वल टू 2 से 3, 4, 5, 6 में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन मेल खाता है। हालांकि इसका हिंदी वाला जो क्वेश्चन है, हिंदी वाला पार्ट वो गलत है, हिंदी में गलत लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। इंग्लिश में सही लिखा है। ये कह रहा है
द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 3 4 5 6 टू n इक्वल टू 2 कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस सीरीज का क्या नाम है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी सीरीज मिलती हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, अर्थात ये कहाँ से आ रहा होगा, इनिशियल ऑर्बिट क्या होगी, ni का मान क्या होगा 2 3 4, मतलब कहीं से ऊपर से आ रहा है। तो इस केस में उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज होती है और जो फोटॉन निकलता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी का होता है, इसीलिए वो लाई करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। और इस सीरीज को हम नाम देते हैं लाइमन सीरीज। इसका नाम क्या दिया गया है, लाइमन सीरीज। सेकेंड है इफ n फाइनल इक्वल टू 2, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड में आ रहा है तो आ कहाँ से रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा, और ऊपर का मतलब n इनिशियल कितना होगा उसका 3 4 5 6 इस तरह का होगा। तो उस केस में जो स्पेक्ट्रम मिलता है ये देखा गया कि ये लाई करता है विजिबल रेंज में, इसीलिए इसको सबसे पहले खोजा भी गया था। तो क्योंकि ये दिखता है तो इसका नाम जो है दिया गया था बामर सीरीज, क्योंकि जिन्होंने खोजा था उनका नाम था बामर, उनके नाम के आधार पे इसका नाम दिया गया। इसी तरह से इफ n फाइनल इक्वल टू 3 हो तो ये 4 5 ये सबसे आया होगा, n इक्वल टू होगा 4 5 एक्सेट्रा। इस केस में एनर्जी इसकी काफी कम होती है, मींस विजिबल से कम होती है, तो ये चली जाती है इंफ्रारेड रीजन में और इसका नाम हो जाता है सीरीज का पास चेन सीरीज। जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम पास चेन सीरीज करते हैं। इसी तरह से अगर n फाइनल इक्वल टू 4 है तो इसको कहा जाता है ब्रैकेट सीरीज। इन द सेम वे इफ n फाइनल इक्वल टू 5 देन द सीरीज ऑब्टेन्ड इज नोन एज पी फुंड। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है सिर्फ फुंड सीरीज। तो इस तरह से 5 मुख्य सीरीज हैं स्पेक्ट्रम के जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए पहले आंसर देख लिया जाए। कह रहा है ये फाइनल ऑर्बिट फाइनल कहां पर जा रहा है, n इक्वल टू 2 में जा रहा है, तो 2 का आंसर कौन सा है, बामर। तो बामर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 है, कह रहा है रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग वगैरह जो भी उसके पास जुगाड़ है उससे जब न्यूक्लियस की रेडियस मेजर किया गया तो ये देखा गया कि उसका साइज है लगभग 3.6 फर्मी। कह रहा है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी, लगभग उसका वैल्यू कितना होने की संभावना है मास नंबर का। तो स्टूडेंट्स आप न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो मास नंबर से रिलेटेड रहता है। किस तरह से होता है, R इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ मास नंबर, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है R0, इसकी वैल्यू देखा गया है लगभग कितनी होती है, R0 की वैल्यू होती है लगभग 1.2 फर्मी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/R0 का क्यूब हो जाएगा। अब प्रश्न में है r की वैल्यू है कितना 3.6 डिवाइडेड बाय R0 इज 1.2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 3 का क्यूब दैट इज 27। तो मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस जो है मोस्ट लाइकली क्या होने की संभावना है 27, क्योंकि देखिए बाकी ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इससे डिफरेंस है, तो आसपास रहते तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है तो ये संभव ही नहीं है। सो ओनली वन ऑप्शन इज पॉसिबल दैट इज 27। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ।
आइए स्टूडेंट देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 26 है, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ। कह रहा है कि अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए तो हम प्योर सिलिकॉन में कैसी डोपिंग करें, अर्थात किस तरह का इम्प्योरिटी एलिमेंट मिलाए। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, और इनके जो एटम होते हैं इन सारे के सारे इनके 4 बॉन्ड जुड़े होते हैं आपस में, इस तरह से एक जाल जैसी संरचना बनाए रहते हैं। तो इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन वैकेंट नहीं होता टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। लेकिन जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी एलिमेंट मिलाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इम्प्योरिटी मिलाती है। हम इम्प्योरिटीज में 2 तरह से मिलाते हैं, आइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। 2 तरह की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, आइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। दोनों को आइए देख लेते हैं। पेंटावेलेंट, इन दोनों को मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो यहाँ पर किसी एक सिलिकॉन को हटाकर उसकी जगह पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आ जाएगी, अर्थात उसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो है 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन चौथा जगह जो है वो खाली रह जाएगा। खाली रह जाएगा मीन्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है खाली जगह इलेक्ट्रॉन के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो एक खाली जगह में कोई चार्ज आ सकता है, अर्थात एक खाली जगह जिसको हम होल कहते हैं, ये ट्रेवल करता है, मींस इट हेल्प्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये चार्ज कैरियर की तरह काम करता है और इसका नेचर कैसा होता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए इस तरह से जो सेमीकंडक्टर हमको मिलता है उसको हम नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने देखा कि ट्राइवेलेंट जब हम मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह से अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, मिलाते हैं इसमें, तो किसी एक एटम को हटाकर उसके जगह पर वो इम्प्योरिटी एलिमेंट आ जाएगा और उसके पास आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 4 ही बॉन्ड बना सकता है, अर्थात उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा बचा रहेगा, जो कि एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड अब कंप्लीट है, तो ये मुक्त हो गया, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो फ्री चार्ज नया आया है उसका नेचर कैसा है, निगेटिव। इसीलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या नाम देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम ट्राइवेलेंट देखा जाए तो ट्राइवेलेंट कौन सा ग्रुप होता है, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े हैं, बोरान, एल्युमिनियम, ये सब जो है एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्राइवेलेंट होते हैं। पेंटावेलेंट में आपको आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर आपको पी टाइप चाहिए तो ट्राइवेलेंट लेना पड़ेगा, कौन से ग्रुप से, बोरान या एल्युमिनियम से। नीचे और जाकर ग्रुप में नहीं ले सकते क्योंकि उनका साइज बड़ा ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर बीच में फिट नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोरान एल्युमिनियम में से देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, एल्युमिनियम दिया है, तो राइट आंसर इज एल्युमिनियम। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अगर हम सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये आप जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वैसे तो इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि सारे बॉन्ड बनाए होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये इनका इसकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पे इनके कुछ बॉन्ड कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं हीट एनर्जी की वजह से। तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम जो है इसको हीट करें, अर्थात सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो ज्यादा बॉन्ड जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर बॉन्ड को तोड़ देते हैं, मींस ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी मींस रुकावट कम हो रहा है, तो प्रतिरोध क्या होता है, डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर।
आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स ये जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है? न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। कूलम चार्ज का। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? आपने पढ़ा ही था अभी, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी में एक और पार्ट है, कह रहा है कि इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू आइडेंटिकल कॉइल्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम आर रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द व्हिच कॉइल विल हैव मोर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। दो कॉइल हैं, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है, दोनों का डायमेंशन पूरी तरह से सेम है, तो कह रहा है कि इसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है इक्वल टू होता है ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू। तो दोनों सेम रेट से अगर नचाए जा रहे हैं तो दोनों में फ्लक्स का चेंज रेट चेंज सेम होगा, मींस दोनों में इक्वल ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ अगर पूछा होता तो क्या कहते हैं? इक्वल। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है करंट। तो देखिए स्टूडेंट, करंट जो है सिर्फ ईएमएफ से डिसाइड नहीं होती, क्योंकि करंट इक्वल टू होता है, हम जानते हैं, V बाई आर। अर्थात एक और फैक्टर है करंट की वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए कॉपर और एल्युमिनियम के सिमिलर वायर थे, सिमिलर कॉइल था, तो उनका खाली डायमेंशन सेम होगा, लेकिन मटेरियल दोनों का अलग अलग है। और कॉपर और एल्युमिनियम में कॉपर की कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से बहुत अच्छी होती है, अर्थात कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम। कॉपर का रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो कॉपर में करंट ज्यादा फ्लो होगी, ठीक है। अतः इंड्यूस्ड करंट विल बी मोर इन कॉपर, इंड्यूस्ड करंट विल बी मोर किसमें होगा? इन कॉपर में। क्यों? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। हालांकि ईएमएफ अगर पूछा होता तो ईएमएफ दोनों में इक्वल इंड्यूस होगा। आइए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अर्थात क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए कौन सी, यहाँ पर देखिए लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव की बात कर रहा है, कौन सी ईएम वेव का यूज किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स की जो रेडिएशन ईएम वेव्स होती हैं उसका स्पेक्ट्रम की अगर बात करें हम, तो इसमें आप जानते हो जो विजिबल रेंज होती है जिसको हम लाइट कहते हैं, विबग्योर, इसके कंपोनेंट्स होते हैं विबग्योर, और वायलेट से ऊपर होता है अल्ट्रा वायलेट, फिर होती है एक्स रेज, फिर होती है इससे ज्यादा एनर्जी गामा रेज में। इसमें जो लाइट होता है हम जानते हैं कि कुछ जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं ट्रांसपेरेंट, उनमें तो पार हो जाती है, लेकिन ये सभी में सभी सॉलिड्स में इंटर नहीं कर सकती। इनसे ज्यादा एनर्जी होती है यूवी में, अल्ट्रावायलेट रेज में, और फर्दर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं स्पेक्ट्रम में इसकी एनर्जी, इसके फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। एक्स रेज जो होती हैं हम जानते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज वैसे तो होता है मेडिकल फील्ड में। हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी पार्ट को स्कैन करने के लिए, अंदर कोई भी बोन्स की स्ट्रक्चर देखने के लिए एक्स रेज का यूज किया जाता है सबसे अधिक। हालांकि यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ऑफ सॉलिड, तो इसके लिए भी यूज किया जाता है एक्स रेज का। और वो पोर्शन जिसमें
एक्स रेज की हेल्प से हम क्रिस्टल का एनालिसिस करते हैं, वो कहलाता है एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉय वेवलेंथ। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसमें दो पार्टिकल्स कह रहा है कि अगर उनका मोमेंटम इक्वल है तो उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि डी ब्रॉय वेवलेंथ जो पार्टिकल की होती है वो एक्सप्रेशन उसके लिए होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई p, वेयर p is momentum of that particle, then de Broglie wavelength associated with that particle is given by lambda equal to h by p। अब कह रहा है इसका मतलब de Broglie wavelength जो है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट है h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट और सेकंड है p है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब ये जो प्लैंक कांस्टेंट है ये तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मींस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैटर और व्हाटएवर। तो यहाँ जो बच रहा है जो फैक्टर वो है मोमेंटम, मींस हम कह सकते हैं कि डी ब्रॉय वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल पे। और क्वेश्चन में दिया गया है द पार्टिकल हैव इक्वल मोमेंटा, मींस दोनों का मोमेंटम इक्वल है, मींस p इक्वल है। अगर p इक्वल है तो क्या होगा, सपोज देयर मोमेंटम आर p1 एंड p2, सो वी कैन से p1 is to p2 will be 1:1। क्यों है ऐसा होगा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल है। तो λ1 by λ2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, सिंस देयर मोमेंटम्स आर इक्वल्स and their ratio is 1:1, so by placing the value in this expression you will find that this value also will be equal to 1:1, means जो उनका वेवलेंथ होगा उसका भी रेशियो क्या होगा 1:1। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन अ ट्रो ऑफ लिक्विड, व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर। स्टूडेंट आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं वो अगर दिख रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब वहां से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन इस तरह की घटना हो, ताकि वहां हमें लाइट रे बेंट, वहां से लाइट रे बेंट हो और हमें वहां चेंजेस महसूस हो। लेकिन क्या होगा अगर देखिए लेंस का जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो, वाटर का भी क्या कर रहा है, What will be the refractive index of liquid in order to mark the lens disappear। कह रहा है जिस लिक्विड में डुबोया जा रहा है लेंस वो अगर आप चाह रहे हैं कि डिसअपियर हो जाए तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर कभी इससे रिफ्लेक्शन लाइट बेंट टकरा के लौट जा रही है या यहाँ आकर थोड़ा सा मुड़ जा रही है, इन सब केसेस में क्या होगा, आपको ये महसूस होगा कि यहाँ कुछ न कुछ अवेलेबल है, यहाँ कोई चीज उपस्थित है। लेकिन अगर लाइट जैसे जा रही है वैसे ही सीधे पार कर जाए तो क्या महसूस होगा, ऐसा लगेगा यहाँ कुछ है ही नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और एक कब संभव होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विल बिकम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो आंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड क्या होना चाहिए 1.5, क्योंकि इस केस में μ1 μ2 इक्वल हो जाएगा। आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो μ1 sin थीटा μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r होता है। अगर μ1 इक्वल टू μ2 हो जाए इस केस में क्या होगा, μ1 से μ2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा sin i इक्वल टू sin r या यहाँ से आएगा i इक्वल टू r। यू कैन राइट i इक्वल टू r, मीन्स हमें जो है एहसास नहीं होगा कि वहां पर लाइट रे बेंट हुई है, सिंपली वो जो है ऐसे आएगी ऐसे क्रॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल i इक्वल टू हो जाएगा एंगल r और हमें महसूस ही नहीं होगा वहां पर कुछ है, मीन्स दैट विल सेम्स टू
invisible or that lens will disappear in that liquid. ओके चलिए अच्छा आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर दिए थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है which section of the electromagnetic spectrum is absorbed from sunlight by the ozone layer? स्टूडेंट इसके लिए थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं हम कि एक्चुअल में होता क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में। देखिए जो सन से लाइट रेज आ रही है वो एक वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहा है, उसमें वाइड रेंज मींस उसमें ऑलमोस्ट सभी ईएम वेव अवेलेबल होती हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि कोई भी वेव के रास्ते में कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए जो उसके वेवलेंथ का आर्डर का हो, तो क्या होता है, पार्टिकल स्ट्राइक के बाद वेव स्कैटर हो जाती है, मींस बिखर जाती है। तो इस वजह से जैसे ही रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो उसका जो स्मॉल बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ है वो ज्यादातर स्कैटर होती चली जाती है, और जब जो बचा हुआ रेडिएशन एंट्री करता है हमारे ओजोन लेयर के पास पहुंचता है। हम जानते हैं हमारे अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फीयर का जो इनर मोस्ट है, मतलब सबसे नीचे वाला लेयर है, वही होता है ओजोन लेयर। और ये यहाँ तक पहुंचती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहुंचता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसमें भी डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वे जो सबसे पावरफुल होती है, मींस जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, एक वो जिनकी वेवलेंथ मीडियम हो, और एक थर्ड में हम उसको रखते हैं जिसकी वेवलेंथ सबसे कम हो। तो अल्ट्रावायलेट सी जो होती है ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो है ओजोन लेयर पहुंचने से पहले ही, मानकर चलिए ओजोन लेयर से के पास ये नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही ये रिटर्न हो जाती है, या ओजोन लेयर पहुंचते पहुंचते ये स्कैटर हो जाती है, कहीं एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। और जो अल्ट्रावायलेट बी पोर्शन है, मींस मीडियम एनर्जी वाला जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये देखा गया है कि इसका ऑलमोस्ट 97 to 99% हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन लेयर से। और जो अल्ट्रावायलेट ए है, मींस अल्ट्रावायलेट में सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिस वजह से स्कैटर नहीं हो पाता ओजोन लेयर से, और ये आ जाता है उसको पार करके अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है, लेकिन एक कम हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए। तो अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है विच सेक्शन ऑफ ईएम रेडियो स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आप वैसे तो अगर हम एक सेगमेंट की खाली बात करें तो आपका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट। यही रेडिएशन है जो कि ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा और डिटेल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको कहना होगा अल्ट्रावायलेट बी। मींस अल्ट्रावायलेट को अगर हम उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से 3 पार्ट में क्लासिफाई करें तो जो मीडियम एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है दैट गेट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 33 है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ इज नेगेटिव फॉर व्हिच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन सबस्टेंस होते हैं? वे सबस्टेंस जो एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मींस अलोंग द फील्ड दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड, बहुत हल्का मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे। मींस अगर हम किसी बार मैग्नेट के पास लाएं तो बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होंगे। दूसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक।
जिसमें मेनली आता है कौन कौन से आपके आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं, ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर बहुत ही हाईली मैग्नेटाइज होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अर्थात क्या होगा कि जब इनको हम किसी बार मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। मींस अगर हम बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगा, पॉजिटिव बट स्मॉल, और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये होता है पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। बट फॉर the third one type of substance are diamagnetic substance। डायामैग्नेटिक आपको यहाँ से समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सा बच रहा है। ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटाइज तो होते हैं लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट अलाइन होते हैं, अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं और बहुत ही वीकली, जिसकी वजह से अगर हम इसको किसी बार मैग्नेट के नजदीक लाएंगे तो ये अट्रैक्ट होने के बजाय वीकली रिपेल्ड होंगे बाय दैट मैग्नेट, और इस वजह से इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव। तो दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। और डायमैग्नेटिज्म का परफेक्ट एग्जांपल की बात करें तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है, when mercury is cooled down till a temperature of 4 Kelvin, then it is found to be, it behaves as pure diamagnetic substance, means it doesn't allow magnetic field lines to pass through it at 4 Kelvin। ठीक है, ये पूरी तरह से डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायो-सावर्ट लॉ जो है स्टूडेंट आप उसको याद किए ही हैं, लेकिन इसको ये कह रहा है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। हम जानते हैं बायो-सावर्ट लॉ क्या बताता है, बायो-सावर्ट लॉ बताता है किसके बारे में, इट टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। कोई अगर वायर मान लीजिए है, इसका छोटा सा लेंथ हम ले DL, जिसमें करंट फ्लो हो रही है I, लेट देयर इज अ पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर R, then magnetic field, let this is making an angle theta, the position vector is making an angle theta with the length element, then it is found that the magnetic field due to that element which is given by mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। But here it is said that write this expression in magnetic in vector form। तो इसका आंसर होता है, इसको हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, इट विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, इसको हम लिखेंगे I dl क्रॉस r। dl जहां की क्या है, dl है दिस लेंथ एलिमेंट जो कि वेक्टर के फॉर्म में लिया गया है और इसकी डायरेक्शन ली गई है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और r है पोजीशन वेक्टर। तो ये होगा एक्सप्रेशन जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी इंडिकेट करेगा, और यही है बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से स्टूडेंट आपके जो ज्यादा छोटे क्वेश्चन थे वो अधिकांश कंप्लीट हो गए हैं। इसमें देखिए कुछ जो प्रश्न अभी बाकी रह गए हैं, देयर आर 48 क्वेश्चंस टोटल। तो आगे के जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हल करने पड़ेंगे, जो हमारे पास अभी स्पेस इसमें कम है, तो इनको हम एक अलग सेक्शन में हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको वहीं पर आपको सलूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।